तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ भी बन जा सकते हैं उत्पाद में। ठीक है, उत्पाद बोले तो ये पीछे वाला पक्ष, ठीक है, एरो के बाद वाला, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, गैस हैं। ठीक है, ये दोनों गैस हैं, ठीक है, गैस। ठीक है, ये क्या है, H2 हो गया है, लिक्विड। ठीक है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, मतलब इसके रासायनिक गुणधर्म इनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो यही बताए जा रहे हैं यहाँ भी। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ जिसके गुणधर्म अलग होने, ये उत्पाद पक्ष वालों से। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है, भौतिक विधियाँ लगा लो, ये वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, तो ये तो आपने 9th में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो अभी इन पे आते हैं। ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, भौतिक विधियों से उल्टा नहीं किया जा सकता। मतलब जल को तुम भौतिक विधियों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो भौतिक विधियों से रासायनिक अभिक्रिया को उसके अवयवी पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, यही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, अब भौतिक विधियों पे आ जाते हैं। ठीक है, भौतिक विधियाँ वैसे होती क्या है, ठीक है, वो ये पढ़ लेते हैं पहले, वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण होता क्या है, नॉर्मली ले लेते हैं जल का। ठीक है, जल का वाष्प में बदल जाना, ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो मतलब फॉर्म चेंज हो जाती है सीधे किसकी, लिक्विड की गैस में। ठीक है, फॉर्म चेंज हो गई, सीधे सीधी ऐसी बात है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब आते हैं ऊर्ध्वपातन पे। ऊर्ध्वपातन होता है क्या है, ऊर्ध्वपातन होता है जब कोई ठोस है ना, ठोस सीधे लिक्विड में चेंज ना होकर सीधे गैस में चेंज हो जाता है। तो वैसे होता क्या है, वैसे होता है पहले ये क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, और यहाँ होता है क्या है, ऊर्ध्वपातन में, ऊर्ध्वपातन में सीधे सीधे सॉलिड ही गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण ले लेते हैं, कपूर। कपूर इसका मतलब नॉर्मली उदाहरण है दैनिक जीवन में। ठीक है, तो देखो कपूर क्या होता है, कपूर को जला के सीधे सीधे वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली वो ठोस रहता है। ठीक है, अब लेते हैं आसवन। आसवन होता है कि जैसे ये मतलब अलग करने की विधि है। ठीक है, अशुद्धियों को या अलग करने की विधि है। ठीक है, तो जो द्रव्य अशुद्धियाँ होते हैं, जैसे तुम ले लो क्रूड ऑयल। ठीक है, कच्चा तेल जो होता है उसमें इसका उपयोग होता है, और नमक से पानी को अलग करने में इसमें भी इसका आसवन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अब रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या चेंज आता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो उसकी अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अवस्था बोले तो जैसे ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इनकी अवस्था में चेंज हो जाएगा सीधे सीधे, ये क्या, जल में बदल गए। जल क्या है, लिक्विड, लिक्विड में बदल गए। ठीक है, और जबकि इनकी फॉर्म क्या है, अब इनकी फॉर्म है गैस। ठीक है, ये लिक्विड है। ठीक है, अभी अवस्था में परिवर्तन हो गया ना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में तो नॉर्मली जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रंग में परिवर्तन होता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और अब देख लेते हैं तापमान में परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, उसके होने में, और गैस में गैस का उत्सर्जन, नॉर्मली जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस का उत्सर्जन तो होता ही है। तो अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे है रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण है, जैसे भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पे जंग लगना, दही का बनना। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बुक से उठा के लेके आ रखा हूँ। ठीक है, मतलब बुक में जो दे रखे हैं वही है, समझने में आसानी है, इजी इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सही से समझ लेते हैं। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, जैसे भोजन हम जिस फॉर्म में लेते हैं वो सीधे चेंज होके रासायनिक
परिवर्तन के द्वारा सीधे सीधे उसका पाचन होकर वो ऊर्जा में हमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब श्वसन को ले लेते हैं। हम लेते क्या है, कौन सी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, श्वसन में, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जब लोहे को किसी खुले स्थान पे, मतलब नमी वाले स्थान पे छोड़ देते हैं तो उस पर नॉर्मली जंग लग जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जो मतलब जिनको पहले जैसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, बताया था मैंने यहाँ पीछे। तुम उत्पाद को अभिकारक में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उत्पाद को अभिकारक में चेंज नहीं कर सकते, सीधे सीधे सी बात है। जिनसे उसका निर्माण हुआ हो उनमें चेंज, उन कंपाउंडों में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अब दही का बनना, लैक्टोबैसिलस सीधे दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, दूध से दही तो बन जाती है, लेकिन दही का दूध नहीं बना सकते हम, तो वो होती हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इनको वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, वो, ठीक है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। क्या, पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, अभिकारक पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अभिकारक, ठीक है, ये क्या है, ये वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है इस रिएक्शन में, इसके अभिकारक हैं। ठीक है, अभिकारक बोले तो जो जिनसे मिलकर उत्पाद का निर्माण होता है, सीधे सीधे जिनकी अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, अब उत्पाद पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया जब इनकी हुई तो ये जल हमें क्या मिला, उत्पाद मिला। ठीक है, उत्पाद मिला जल। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा, अभिकारक, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक पक्ष इसको बोलते हैं, इसको उत्पाद पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि। ठीक है, वह कैसे लिखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, तो अभी देख लो, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है, समीकरण द्वारा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों व उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों से इसे निरूपित किया जाता है। जैसे पदार्थ के प्रतीक समझ लो, जो सूत्र होते हैं इन पदार्थों को, जैसे मैग्नीशियम को Mg, लोहे को Fe, सोडियम को Na, क्लोरीन को Cl, Hg को पारा, यही इनको मतलब इनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्थाएं को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो भौतिक अवस्थाएं होती क्या है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वस। ठीक है, ये तीनों तो नॉर्मली आपको पता ही होंगे। ठीक है, ये चौथी अब ये ऐड हुई है। ठीक है, तो ठोस को क्या लिखते हैं, सॉलिड, गैस को क्या लिखते हैं, गैस, द्रव को क्या लिखते हैं, लिक्विड, और जलीय होता है उसको लिखते हैं एक्वस। ठीक है, तो ये इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं लिखनी भी जरूरी होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे देख लो, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसके मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं हम, Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। ठीक है, वायु मतलब वायु में सीधे मेनली क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, किसी भी कंपाउंड को लेके, मतलब किसी भी पदार्थ को जलाने के काम आती है। ठीक है, ऑक्सीजन जलती नहीं है, जलाने के काम आती है। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये है। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं। अब देखो हमने इसमें भौतिक अवस्थाएं कहाँ लिखी हैं इनकी, तो Mg क्या होगा, Mg होगा सॉलिड। ठीक है, और O2 होगा गैस। ठीक है, और ये MgO होगा सॉलिड। ठीक है, ये अभी ये, ठीक है, तो ये हो गया, ये इसकी भौतिक अवस्थाएं भी लिख दी हमने। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे Fe प्लस H2O। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हुआ, तो एक बॉक्स बना देते हैं हम। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, अभिकारक, और यहाँ पे उत्पाद।
ठीक है, और इससे पहले तत्व, ठीक है, जिनके बारे में हमने यहाँ लिखना है। तो हमारे पास 3 है तो 3 डब्बे बनाएंगे हम, कैसे, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो देख लो तत्व क्या है, Fe, ठीक है, फिर हाइड्रोजन भी है, फिर ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो Fe अभिकारक में कितना है, Fe है 1, ठीक है। अभिकारक पक्ष, ये अभिकारक पक्ष, ये उत्पाद पक्ष, ठीक है, याद रखना, बताया था पहले, इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ है अभी कितना है, अभिकारक में Fe है 1, उत्पाद में कितना है, Fe है 3, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, हाइड्रोजन H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ठीक है। और यहाँ उत्पाद पक्ष में भी कितना है, 2 है हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ है 1, ठीक है, यहाँ जाके हो गया 4, ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने से पहले इस पर एक, इसके कंपाउंड पे तो हम छेड़खानी कर नहीं सकते, यहाँ अंदर हम कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ अंदर, ठीक है। तो इससे पहले इन पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये रूल होता है मतलब जो संतुलित करने का, ठीक है। तो इस पे ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है। तो जो भी करेंगे हम इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए, मतलब मात्रा ही बढ़ा सकते हैं इनकी, आगे पीछे जो भी है। तो यहाँ छेड़खानी नहीं करेंगे यहाँ बॉक्स के अंदर, ठीक है, बस बाहर बाहर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो Fe अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है, तो यहाँ कहना करेगा मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, 2 है ना, यहाँ भी 2 है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन एक कितना है, 1 है, यहाँ है 4, ठीक है। ऑक्सीजन में यहाँ कितने का करेंगे, यहाँ का 4 का करना पड़ेगा ना, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 अगर यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है, ठीक है। और ये Fe पे 3 लगाना है, ठीक है, अभिकारक में ना, बैलेंस करने के लिए, उत्पाद में के लिए, ठीक है। यहाँ 4 लगा दिया, ठीक है, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन के बैलेंस, मतलब बैलेंस हो गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ कितना है हाइड्रोजन, ये अभी 2 हो गया, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 2 का, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ, ये ट्वाइस कर दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया 2 दूने 4, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ भी 4 हो गया, ये अब यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है। यहाँ भी उत्पाद में भी और अभिकारक में भी, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे 4 होना था, 4 दूने 8, हाँ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ 4 होगा, सॉरी वो गलती हो गई, 4, ठीक है। अभी देखो, अभी ये कैसे है, देखो Fe3 3, ठीक है। हाइड्रोजन 4 दूने 8, ठीक है, हाइड्रोजन 4 दूने 8 बैलेंस, ऑक्सीजन 4, ठीक है, और ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अभी देख, और जब ये बैलेंस हो जाता है ना, जब ये बैलेंस हो जाती है रिएक्शन, तो इसको ये जो ये ब्रैकेट रखे हैं हमने, इनको हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3Fe, ठीक है, प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4H2, ठीक है। तो अब देखो, तो अब एक चीज़ की कमी है इसमें, किस चीज़ की, इनकी भौतिक अवस्थाएं नहीं लिखी ना हमने। तो भौतिक अवस्थाएं क्या होगी, ये लोहे की क्या होगी, Fe की सॉलिड, ठीक है, S। तो अब H2O की, H2O क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। ये क्या होगा, Fe3O4, ये भी सॉलिड होगा, और ये क्या होगा, गैस, ठीक है। और अब देख लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे बैलेंस करने के लिए Mg, ठीक है, ये O2 है तो यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे इसको, और मैग्नीशियम को भी ट्वाइस कर देंगे, क्यों, मैग्नीशियम भी 2 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2, ठीक है, यहाँ भी 2 हो जाएगा फिर यहाँ आगे लगाने पे, ठीक है। तो इस पे मैंने पहले ब्रैकेट कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आगे चलते हैं।
अच्छा, अब पढ़ लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने 9th में भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अभी भी पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। ठीक है, तो मतलब द्रव्यमान को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं इसका विनाश हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो अभिकारक, ठीक है, और उत्पाद में अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के होने से पहले और अभिक्रिया के होने के बाद, ठीक है, इसमें परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, इसीलिए हम बैलेंस करते हैं। इसको देख लो, 2 mg, ठीक है, मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन 2, तो इसलिए ट्वाइस कर दिया। ये हो जाएगा mg और O। ठीक है, यहाँ भी परमाणुओं की संख्या बराबर है और यहाँ भी परमाणुओं की संख्या बराबर है। ठीक है, अब देख लेते हैं रासायनिक समीकरणों के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो ये होती है मेनली 5 प्रकार की। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब इससे आगे अब देखते हैं। तो पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब 2 उत्पाद मिलेंगे, नहीं 2 अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे। देख लो, जैसे C+O2, CO2 क्या है, एक है, मतलब इन दोनों का अभिकारक 2 है, उत्पाद 1 है। ठीक है, इन कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल। ठीक है, लिक्विड, गैस लिक्विड। ठीक है, एक उत्पाद बना, एक अभिकारक हैं 2। ठीक है, अब ऐसे ही देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब वियोजन में क्या होता है, वियोजन नाम इसे लग जा रहा है कि मतलब वियोजन मतलब अलग अलग हो जाना। ठीक है, 2, एक का 2। तो ये देख लो, अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, तो मतलब अभिकारक है ना, वो एक है। ठीक है, वो अपने 2 पार्ट या 3 पार्ट जितने भी होंगे उतने बनाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और, ठीक है, 3 प्रकार की। तो उसमें वियोजन क्या होता है, इसमें उष्मा के द्वारा वियोजन होता है, मतलब एक पदार्थ का, एक कंपाउंड का दो या 2 से अधिक में बन जाना। ठीक है, उष्मा के लिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हुआ वियोजन अभिक्रिया में। ठीक है, विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाता है ना, जब मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर दिया, तो जो वियोजन होगा उसको क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन। ठीक है, इसका उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे जल। ठीक है, जल में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग, दोनों के मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। ठीक है, तीसरा टाइप है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाश वियोजन कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सूर्य की प्रकाश में, ठीक है, सिल्वर अलग हो गया, ये सॉलिड, और क्लोरीन अलग हो गया, ये गैस। ठीक है, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1-2 भागों में बट रहा। ठीक है, ये भी वियोजन। ठीक है, और ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इसको फोटोग्राफी में यूज़ होता है इसका। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में आ जाता है कभी कभार। तो अब तीसरा टाइप अभिक्रिया का, तीसरा टाइप पढ़ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, मतलब विस्थापित कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या है, लोहा। ठीक है, लोहा और कॉपर सल्फेट। ठीक है, और अब क्या है, लोहा मतलब दबदबे वाला है, क्या बोलते हैं उसे, अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, कॉपर से ज़्यादा, तो इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कॉपर को अलग कर दिया सीधे सीधे यहाँ पे। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के एक्सचेंज से होता है। ठीक है, आदान प्रदान, एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और बेरियम सल्फेट, और ये क्या बन गया,
NaCl, ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या बेसिकली, देखो ये है क्या, सोडियम, ठीक है। सोडियम किससे जुड़ गया, सोडियम इसके क्लोरीन से जुड़ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये नेगेटिव है, ये फिर से पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो ये एक्सचेंज हो गया इनके आयन, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहले तो ये बेरियम, देखो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। और अब देख लो ये है क्या, NaCl, ठीक है। ये साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ठीक है। तो मतलब ये आयनों के एक्सचेंज से बन गए दोनों के ये अलग अलग, ठीक है, ये कंपाउंड। अब देखो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसका सफ़ेद अवक्षेप रह जाता है, मतलब सफ़ेद जो वो तली पे बैठ जाता है, ठीक है, इसका BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं पांचवा क्या, पांचवा है अपचयन और उपचयन, ठीक है। तो अपचयन और उपचयन देखते हैं, ठीक है। तो अपचयन और उपचयन, पहले उपचयन देखते हैं, ठीक है। उपचयन में होता क्या है बेसिकली, उपचयन में होता है ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है, इसमें ऐड हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अपचयन देख लेते हैं, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है क्या, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे उदाहरण दे ZnO+C, ठीक है, उष्मादि Zn+CO, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये अपचयन हुआ, ये हुआ उपचयन, ठीक है। अब देखो, तो अब देखते हैं रेडॉक्स, ठीक है, जहाँ अपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है इसके साथ, तो ऑक्सीजन के जुड़ने पे क्या होगा, ऑक्सीजन के जुड़ने पर उपचयन होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा अपचयन, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। अपचयन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यह अपचयन हो गया, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे संचारण। संचारण मैंने पहले आपको बता रखा है, जब किसी लोहे की वस्तु पर या ऐसा कोई मेटलिक पदार्थ होगा जो, तो उस पर मतलब वायु और पानी और आर्द्रता के संपर्क में आने पर उस पर वो ख़राब हो जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, चांदी पर काली परत चढ़ जाती है काफ़ी टाइम बाद, अगर आप उसको खुले में रखोगे या कहीं भी रखोगे तो नमी में न रह के वो थोड़ा सा वायु के संपर्क में आने के बाद कई टाइम बाद उस पर काली काली धब्बे धब्बे टाइप की परत चढ़ जाती है, ठीक है। और ऐसा ही ये तांबे पे भी होता है, ठीक है, तांबे पे भी होता है ऐसे ही, तांबे पे हरी परत चढ़ जाती है, हल्के हरे कलर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। और तो अब पढ़ेंगे विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होगी, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क में रखने आने पर वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा ही होगा, ठीक है, चिप्स वगैरह के पैकेटों के अंदर जो नाइट्रोजन भरी रहती है, इसीलिए भरी रहती है ताकि उनका टेस्ट ख़राब ना हो, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, ठीक है। जैसे अचार ही देखा होगा पिकल, तो उसमें भी तेल भरा रहता है, ठीक है, तेल भरा रहता है और मसाले वगैरह डाले रहते हैं, जिससे उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है, मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो तेल उसको वायु को उसमें जाने से रोक देता है और वो लंबे टाइम तक चल जाता है, ठीक है। तो अरे अगर देखो, अगर चिप्स के पैकेट से उसकी हवा निकाल दी जाए तो कुछ टाइम बाद वो सीधे सीधे ख़राब हो जाएगा, उसके स्वाद में और गंध में दोनों में चेंज आ जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन भरी रहती है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया तापमान के आधार पर, ठीक है। तापमान के आधार पर कैसे कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होती हैं 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी नाम ही से पता चल जा रहा है, इसमें ऊष्मा निकलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो ये क्या है, CH4 मैथेन। मैथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसलिए जलाएंगे कि सारी भी जो भी रिएक्शन होती है जलाने की, वो उसमें ऑक्सीजन का मेन रोल होता है, क्योंकि ये जलाने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल अलग निकल जाएगा। और जल किस में निकलेगा, गैस के रूप में, ठीक है। गैस लिक्विड में नहीं निकलेगा, गैस में निकलेगा, और एनर्जी अलग प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। और आप देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे CaCO3 का उदाहरण ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब ऊष्मा शोषी जो अभिक्रियाएँ होती हैं, तो जो हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी ना, तो सारी उसके उदाहरण भी इसमें आ सकते हैं सारे के सारे। तो क्योंकि वियोजन के लिए करने के लिए कुल मिला के ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखा होगा लाइट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, प्रकाश की है, फिर ऊष्मा की ज़रूरत भी पड़ी, ठीक है, अरे इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत भी पड़ी, ठीक है। तो हर जगह से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी उसको तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका लेसन कंप्लीट। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।